वेलकम टू माय चैनल तनसुमन क्लासेस क्लास 6 मोस्ट वेलकम आपका आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जियोग्राफी का, वो भी और मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। यानी आज हमारी अर्थ के जो लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में हम डिटेल से रीड करने वाले हैं कि हमारे जो अर्थ है उस पर अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्यों मिलते हैं। देखिए, हमारा जो अर्थ है ना वो यूनिफॉर्म फॉर्म में नहीं है। एक्चुअली क्या है, उसमें अनइवन, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेटूज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं। तो ये सब अलग अलग वेरिएशन क्यों पाई जाती है? जो लैंड सरफेस है उसमें अलग अलग वेरिएशंस पाई जाती है। तो इन सब के पीछे किसका बात है, इन सब के पीछे क्या राज है? आज यही राज आप सबके सामने हम खोलने वाले हैं कि किस तरीके से रिलीफ फीचर्स जो हैं उनमें वेरिएशंस पाई जाती हैं। और ये वेरिएशंस पाए जाने के कारण कहीं पे तो बहुत सारे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेटूज हैं और कहीं पे प्लेन्स हैं। अब देखिए, जो मेजर लैंडफॉर्म्स यानी जो भू आकृतियाँ, इनको हिंदी में बोलते हैं भू आकृतियाँ, यानी पृथ्वी पर धरातल पर पाए जो पृथ्वी है हमारी, वहाँ पे अलग अलग भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। और इन्हीं आकृतियों में पर्वत है, पठार है, मैदान है। तो इन सब के बारे में आज हम आपको बहुत सी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हाँ, बच्चों ने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो शुरू करते हैं चैप्टर। और चैप्टर की शुरुआत में इंट्रो की बात करें तो देखिए, हमारा जो अर्थ है ना वो उसमें बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती हैं, थाउजेंड ऑफ मीटर्स। कहीं पे तो मेन सी लेवल जो है हमारा, वहाँ से कहीं पे तो बहुत ज़्यादा गहरा है, कहीं पे फ्लैट है, कहीं पे नीचा है। तो ये जो वेरिएशंस पाई जाती हैं लैंड सरफेस पे, रिलीफ फीचर्स में और लैंड फॉर्म्स में, इन्हीं के बारे में आज हम आपको डीप स्टडी कराने वाले हैं कि ये वेरिएशंस किसकी वजह से पाई जाती हैं। अच्छा, आपको बताएं, लैंड फीचर्स, यहाँ पे एक बात हो रही है आपके, ये देखिए रिलीफ फीचर्स और लैंड फॉर्म्स। आप कहेंगे मैम इसका मतलब क्या है? देखिए, धरातल के ऊंचे और नीचे होने से बनने वाले जो आकार होते हैं, है ना, उनको हम लैंडफॉर्म्स और रिलीफ फीचर्स के नाम से जानते हैं। सो डू यू नो दैट देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट टेकिंग प्लेस विद इन द अर्थ? आपको मालूम है हमारी जो अर्थ है उसमें मूवमेंट होता रहता है। द ग्राउंड ऑन द विच वी आर स्टैंडिंग इज स्लोली मूविंग। और जो ग्राउंड पे आप खड़े हैं, क्या आपको कभी महसूस होता है कि वो भी स्लोली मूविंग हो रहा है? यस, वो मूव होता है। So the landform on the earth surface have been created and developed by two type of forces. और हमारी जो अर्थ है ना, जो लैंडफॉर्म्स हैं अगर उनकी बात करें तो वो दो तरीके से डेवलप होती हैं। फर्स्ट है टेक्टोनिक फोर्सेस और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। यानी इन दो फोर्सेस की वजह से लैंडफॉर्म्स बनते और बिगड़ते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये कौन सा रीजन हुआ? यस, टेक्टोनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं, इट ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द अर्थ। यानी जो अर्थ के अंदर होते हैं, ओरिजिनेट अंदर की तरफ होते हैं और क्रिएट इनरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी इन्होंने धमाका तो अंदर तो इन्होंने फॉर्मेशन कर ली है ना, ओरिजिनेट हो गए, और धमाका इन्होंने बाहर आके कर दिया। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा। सो द टेक्टोनिक और इंटरनल फोर्सेस, हम दोनों नाम से जान सकते हैं इनको यहाँ पे। टेक्टोनिक और इंटरनल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड सब्सटेंस ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी ऊंचा होना और नीचे की तरफ होना किसकी वजह से होता है? इन्हीं टेक्टोनिक इंटरनल फोर्सेस की वजह से धरातल ऊंचा नीचा हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा वन वर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि टेक्टोनिक फोर्सेस कहाँ पर होते हैं? तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द अर्थ, और क्या करते हैं? सरफेस पे इनरेगुलरिटीज की वजह से यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स की बनावट होती है। अब आई बात दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्सेस की। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं ना वो आउटसाइड द अर्थ होते हैं। ठीक है, एंड इट मॉडिफाइज द इनरेगुलरिटी क्रिएटेड बाय द इंटरनल फोर्सेस। यानी ओरिजिनेट तो ये कहाँ हुए हैं? ओरिजिनेट तो ये हुए हैं आउटसाइड द अर्थ। ठीक है,
और अंदर की तरफ जाके धमाका कर देते हैं। सो द ग्रेविटेशनल और द एक्सटर्नल फोर्सेस कॉन्टिन्यूसली वे डाउन एंड रिबिल्ड लैंड सर्फेसेस। और ये लगातार चलने वाली वो क्रिया है जिसकी वजह से धरातल पे बहुत सारे लैंड सर्फेसेस बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। सो द वेयरिंग अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इरोजन। इरोजन यानी अपरदन। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो किसी चीज का अपनी जगह से हट जाना, ठीक है, इरोड हो जाना। सो इट कॉजेज द लवरिंग ऑफ द सरफेस एंड रीबिल्डिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज डन बाय द डिपोजिशन। और डिपोजिशन की वजह से किसी चीज का बनना और इरोजन की वजह से किसी चीज का बिगड़ना, हट जाना अपनी जगह से। सो द प्रोसेस इरोजन एंड डिपोजिशन आर मोस्टली कैरिड बाय द, और डिपोजिशन और जो इरोड होता है जो ये किसकी वजह से होता है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इरोजन भी हो रहा है यानी कहीं अपनी जगह छोड़ देना, और डिपोजिशन भी होता है यानी अपनी जगह छोड़कर आकर कहीं और जमा हो जाना। तो इसके पीछे क्या रीज़न होते हैं, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और उनमें से प्रमुख क्या है, रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी जल्दी से इरोड कर देता है किसी भी चीज़ को, ग्लेशियर्स कर देते हैं, विंड बहुत तेज हवा जो आती है वो भी इरोड करती है, और सी वेव्स भी। दीज आर द रीज़न यहाँ से इरोड हो जाते हैं, और ये उसके बहुत प्रमुख कारण होते हैं। लैंडफॉर्म्स जो होती हैं ना, ये क्या करती हैं, अर्थ सरफेस पे बहुत साउंड बेसिस पे क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो वी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 भागों में हम लैंडफॉर्म्स की जो बनावट होती है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द एलिवेशन, रिलीफ एंड स्लोप। हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, हम एलिवेशन, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो यहाँ पे हम एलिवेशन, रिलीफ्स एंड स्लोप के बेसिस पे माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेस 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट आता है माउंटेन्स, सॉरी, यानी माउंटेन्स क्या हैं। माउंटेन्स आप कहेंगे मैम पर्वत होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, हाँ ये बात सही है, लेकिन एक ह्यूज लैंड मास होता है जो कि अपने आसपास के एरिया से ऊंचा उठ जाता है, यानी मेन सी लेवल वाले एरिया से 900 मीटर तक की ऊंचाई तक ये ऊपर उठ जाते हैं। हाफ ऑफ द माउंटेन सरफेस शुड बी steep slopes, and mountain are the highest landform and occupy 1/4 of the total land area of the earth। और अर्थ का ये 1/4 एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। और माउंटेन्स जो होते हैं ना वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। देखिए माउंटेन रेंजेस जो होती हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, इनकी जो पीक्स होती हैं, चोटियाँ होती हैं, वैलीज जो घाटियाँ होती हैं, इनको हम एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं। तो माउंटेन रेंजेस है ना, जो पर्वत की श्रृंखलाएं होती हैं। लुक एट दिस मैप, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म्स की बात करें तो देखिए ये जो ब्राउन वाला, ये जो ग्रेइश वाला है पीछे, ये देखिए हिल्स एंड माउंटेन। और इंडिया की बात करें तो ये देखिए ये वाला एरिया ये बता रहा है हिल एंड माउंटेन्स। प्लेटू ये रहा इंडियन प्लेटू, और प्लेन्स ये रहा नॉर्थ ईस्ट वाले प्लेन्स, और वेस्टर्न पार्ट्स दिख रहा है आपको, यस। एंड माउंटेन चेन्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सेवरल प्लेन यानी पैरेलल्स हैं, और लॉन्ग नैरो रेंजेस कहलाती है ये। माउंटेन सिस्टम्स की हैं तो माउंटेन सिस्टम्स वो रेंजेस हैं जो सेपरेट हो जाती है वैली से। एंड कॉर्डिलियरा जो है स्पेनिश टर्म है जो रेफर करता है एक माउंटेन्स के बहुत बड़े ग्रुप को, यानी स्पेनिश भाषा का वो शब्द जो कि किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, वो बहुत सारे माउंटेन ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। इट इज़ जनरली अ ह्यूज माउंटेन बेल्ट स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट अक्रॉस द एंटायर कॉन्टिनेंट, और ये पूरे कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, लाइक द वेस्टर्न कॉर्डिलियरा इन नॉर्थ अमेरिका। माउंटेन्स जो होते हैं ना, इनकी हाइट अलग अलग हो सकती है, इनकी शेप अलग अलग हो सकती है, और इसमें वेरिएशन भी आ सकता है एज के अकॉर्डिंग। देखिए हिमालयस जो है ना वो यंग माउंटेन्स हैं, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें
तो इंडिया के जो हिमालय माउंटेन्स हैं वो यंग माउंटेन्स हैं, देर आर वेरी हाई एंड हैव कॉनिकल पीक्स। यहाँ पे आपको समझने की ये ज़रूरत है कि जो हिमालय जो पर्वत है वो नवीन वलित पर्वत है और इनकी जो पीक्स होती है ना वो कॉनिकल पीक्स होती हैं। ऑन द अदर हैंड अरावली आर वेरी ओल्ड, और जो अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं वो बहुत पुरानी हैं, दस दे हैव लो एंड हैव राउंडेड पीक्स, और इसी की वजह से पुराने होने की वजह से उनके जो पीक्स हैं वो राउंड हो गई हैं, घस गई हैं, इरोड हो गई हैं। So on the basis of their origin, mountains are generally classified into many types. But अगर हम बात करें माउंटेन्स जो हैं उनके ओरिजिन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट फोल्ड माउंटेन की। अब आप ये देखिए, फोल्ड माउंटेन की बात करें उससे पहले एक मैप स्टडी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। लुक इन द मैप। अगर हम आपको बात बताएं तो 24 नंबर आप ये देखिए, 24 नंबर क्या है? ये है अरावली रेंजेस, जो कि आपकी समझने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर आप देखिए अरावली के बाद देखिए आप 20 में यूराल माउंटेन। ठीक है, ये रही यूराल माउंटेन। ठीक है, फिर आप देखिए और आपको दिखाएं हम 23 में, तो 23 में बहुत बड़े, देखो स्ट्रेच बहुत बड़े, ये क्या है? ये है हिमालयाज। ठीक है, और 26 नंबर पे वेस्टर्न घाट एंड 25 नंबर पे ईस्टर्न घाट। ठीक है, अब बात करते हैं फोल्ड माउंटेन्स की। देखिए ओरिजिन के बेसिस पे माउंटेन्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड हो सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें फोल्ड माउंटेन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है फोल्ड, इट मीन्स वलित पर्वत, और वलित पर्वत यानी आंतरिक शक्तियों के कारण बनता और बिगड़ते रहते हैं। देखिए अगर आप चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेते हैं ना तो आप इसके आंसर्स खुद फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और अपने अपने ओन लैंग्वेज में आंसर्स लिख सकते हैं, तो कोई टीचर आपको मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने चैप्टर ध्यान से नहीं सुना, चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ा, तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो फॉर्मेशन कब कर सकते हैं आप अपने आंसर की? जब आप चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करें। ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन्स की बात हो रही है, तो फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो बहुत सारे हमारे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पाए जाते हैं। और हिमालयाज की बात करें तो ये इंडिया में फोल्ड माउंटेन्स का बहुत बेटर एग्जाम्पल है। सॉरी, द अल्पास, द रॉकीज एंड द एंडीज आर फोल्ड माउंटेन्स। और साथ ही साथ में वर्ल्ड में बात करें तो अल्पास, रॉकीज और एंडीज भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। So you must learn all these mountains. As these mountains have been formed recently, they are known as the young fold mountain. और ये अभी बने हैं, इसी की वजह से हमने क्या बोल दिया इनको? हमने बोल दिया young fold mountains. On the other hand, the Aravalli were formed much earlier. और जबकि अरावली जो है वो बहुत पहले के बने हुए हैं, इसलिए हमने नाम दे दिया उनको old fold mountain. So originally rock strata for the fold mountains have let down sediments in water bodies. The rock strata was later uplifted by the horizontal forces, compressional forces, which crumbled the top layer of the sediments into the arch. The third figure number 6.1. ये देखिए दोनों तरफ से फोर्स लगा और फिर बीच का हिस्सा क्या है? ऊपर अपलिफ्टमेंट हो गया। ठीक है, अब ब्लॉक माउंटेन्स की बात करें तो ब्लॉक माउंटेन्स की फॉर्मेशन भी कुछ इसी तरीके से होती है, लेकिन वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, और नीचे की तरफ दोनों हिस्से और बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाना। ये जब नीचे की जा रहे हैं तो नीचे जब दबाव पड़ेगा तो बीच का हिस्सा कहाँ उठेगा? ऊपर की तरफ उठेगा। तो ब्लॉक माउंटेन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि दरारें जब होती हैं, दरारों के समीप ऊंचे उठे हुए भाग को हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ये देखिए दरारों के बीच में जब ऊपर उठा हुआ भाग जो होता है उसको हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। और इंडिया की बात करें तो सतपुड़ा है,
विंध्याचल है, ये जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है वो ब्लॉक माउंटेन्स वाला एरिया है। तो ब्लॉक माउंटेन्स आर फाउंड बाय द हॉरिजॉन्टल टेंशनल फोर्सेस विच कॉजेस क्रैक यानी जो दरारें होती हैं ना, उनके आने की वजह से इनका निर्माण होता है और बीच वाला हिस्सा कहाँ ऊपर उठ जाता है। यंग फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल हिमालय है। और ये देखिए, in the earth crust, the folds are break and crust into blocks. When these blocks are raised, block mountains are formed. और जैसे ही बीच वाला हिस्सा मैंने कहा ऊपर उठता है तो ब्लॉक माउंटेन की फॉर्मेशन होती है। The block mountain has a flat top. देखिए, ये देखिए सॉरी, ये देखिए फ्लैट सरफेस है, यानी बीच का हिस्सा उसका फ्लैट होता है। और ब्लॉक माउंटेन्स आर फ्लैट टॉप एंड स्टेप स्लोप्स। द ब्लैक माउंटेन्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड इफ द ब्लॉक on other side of the flood shrink downward. So block mountains are found throughout the world, और ये आपको वर्ल्ड में हर कहीं मिल जाएगा। बट टिपिकल अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल की बात करें तो जर्मनी में भी पाए जाते हैं ये ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से, और द वॉगस इन फ्रांस में, द सिरिका नेवाडा इन कैलिफोर्निया में, एंड द सॉल्ट रेंज इन पाकिस्तान में। ठीक है। वॉल्केनिक माउंटेन, वॉल्केनिक यानी जो कि ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। और ज्वालामुखी पर्वत यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं लावा की बात ज़रूर आएगी। सो द वॉल्केनिक माउंटेन्स आर एसोसिएटेड विद द वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। यस ऑब्वियसली, जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं तभी इनकी फॉर्मेशन होती है। और व्हेन द वॉल्केनिक इरप्ट, हॉट मैग्मा, देखिए जब वॉल्केनो जब फूटता है ना तो उसमें से बहुत हॉट मैग्मा निकलता है आउट विद ग्रेट फोर्स। और ग्रेट फोर्स से निकलता है, जैसे कुकर की सीटी लगती है ना, जैसे मम्मा अगर कुकर में कुछ बना रही हैं और अगर कुकर की सीटी से अंदर की जो हवा है, अंदर की जो गैस है वो अंदर ही रह जाती है तो क्या होता है, वो कुकर फट जाता है। ठीक है, लेकिन उससे वो गैस लीक होती है, बाहर की तरफ निकलती है, इसलिए हमें वो विसल सुनाई देती है। लेकिन जब वोल्केनो फटता है तो वो बहुत ग्रेट फोर्स करता है, एंड दीज मैग्मा accumulates around the vent of the volcano and generally form a tall cone shaped mountain is called the volcanic mountain। आपको पता है, ये देखिए 6.3 फॉर्मेशन ऑफ अ वॉल्केनिक माउंटेन, यानी नीचे से जो भी लावा था, नीचे की जो भी गर्मी थी, नीचे का जो भी लिक्विड फॉर्म था वो ऊपर एक ब्लास्ट होके, एक ये देखिए मेन एक पाइप से ऊपर की तरफ आया और वो ब्लास्ट हो गया। जब वो ब्लास्ट हुआ तो उसने अपने आसपास बहुत सारा लावा को बिछा दिया। एंड द इम्पोर्टेंट वॉल्केनिक माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर एंटेना एंड विसिविसिस इन इटली। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यू मस्ट लर्न दिस बिकॉज ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है। सो आपको कोटोफेक्सी इन साउथ अमेरिका, फ्यूजिमा इन जापान और साथ ही साथ रेनियर इन यूएसए, यानी आपको एक दो एग्जाम्पल आने चाहिए। अब माउंटेन्स यूजफुल क्यों है, देखिए माउंटेन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप कहेंगे मैम माउंटेन्स तो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिलते हैं। यस ट्रू, यानी माउंटेन्स जो हैं वो मॉइस्चर जो होता है ना उसको भी होल्ड करके रखते हैं। कैसे, they help the condensation of the moisture by forcing the winds to rise, and they act as an effective barrier against cold and hot winds. Rivers originate from mountains, provide water throughout the year। यानी जो हमारा कंडेंसेशन होता है ना, हवा में जो मॉइस्चर होता है उसको वो क्या करता है, विंड्स को ऊपर उठने में हेल्प करता है। दूसरे की बात करें तो ये जो ठंडी हवाएं होती है ना उनको रोकता है हमारे तक आने के लिए, और हॉट विंड्स को भी रोकता है। एशिया से जो गर्म हवाएं, जो ठंडी हवाएं आती हैं तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है माउंटेन्स। रिवर जो ओरिजिनेट होते हैं, यानी पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती हैं ना उनका जो पानी होता है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, वो पहले से ही फिल्टर होता है।
So the mountain slopes have rich pasture and valuable forest. और जानवरों के लिए घास फूस होता है, valuable forest होते हैं, and the steep slopes provide sites for the building and dams for generating hydroelectricity. और इनसे जो पानी निकलता है वो हम क्या कर देते हैं, हम डैम बना देते हैं और उससे जनरेट क्या करते हैं, hydroelectricity. And with a cold climate in summers they serve as a tourist place also. और जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां होती है बच्चे कहाँ घूमने के लिए जाते हैं, सर्दी वाली जगह, और सर्दी वाली जगह यानी माउंटेन एरियाज में जाना पसंद करते हैं। तो ये क्या है, एक टूरिस्ट स्पॉट्स भी बन जाते हैं, यहाँ पे हेल्थ रिजॉर्ट्स भी बने हुए हैं, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, ये हमें नेचुरल क्लाइमेट जो नेचुरल होता है ना वो दिखने को मिलता है, और हर कोई ही आज के टाइम में अपने हेल्थ इश्यूज को ख़त्म करना चाहता है। तो माउंटेन जो होते हैं ना वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, और माउंटेन्स आर रिच source of minerals. The mountain rocks are widely used as building materials. और यहाँ पे जो लकड़ी पाई जाती है ना और उनके जो रॉक्स होते हैं ये हमारे लिए बिल्डिंग मटेरियल्स का काम भी करते हैं। यानी माउंटेन्स को क्या है, ये तो हमारे लिए गॉड गिफ्ट है, ये हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो आपको इनमें से एग्जाम में कम से कम एटलीस्ट 4 और 5 तो लिखनी ही चाहिए। अब बात आ गई प्लेटूज की। तो भाई प्लेटू क्या है, यानी वो टेबल लैंड जो कि वो पहाड़ जो कि ऊपर से टेबल टॉप के जैसे होता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, जैसे माउंटेन्स होते हैं ना उनकी तो बहुत बड़ी बड़ी पीक्स होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं, लेकिन जो प्लेटूज होते हैं ना इट्स लुक लाइक अ माउंटेन, बट उनका जो टॉप होता है ना उसमें कॉनिकल शेप नहीं होती हैं, वो तीखे नहीं होते हैं, वो टेबल टॉप की तरह होते हैं। ठीक है, सो द प्लेटो इज अ हाईलैंड with steep slopes and large summit areas which rise abruptly from a surrounding region. That is why plateau are also called the tablelands, और इसी की वजह से हम इनको tablelands के नाम से भी जानते हैं। So the surface of the plateau can be flat, रोलिंग और इवन हिली, और ये किसी भी तरीके का हो सकता है, रोलिंग भी हो सकता है, हिली भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है। बट river cuts deep valleys and canyons on the plateau region, so that is the oldest landforms on the earth. इसी की वजह से हम इनको क्या बोलते हैं कि ये लैंडफॉर्म्स बहुत पुरानी है। सो प्लेटू ऑक्यूपाई अ लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस की बात करें तो ये बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। सम प्लेटूज आर वेरी लार्ज एंड ओवर 1000 of kilometers like a डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू जो कि इंडिया में है, दक्षिण का लावा पठार। सॉरी, ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टिनेंट हैव अ लार्ज प्लेटू। अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो हर एक कॉन्टिनेंट में आपको ज़रूर प्लेटू देखने के लिए मिल ही जाएगा। सो इंडिया का जो डेक्कन प्लेटू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका नाम आना चाहिए और एग्जाम में आपको पूछा भी जा सकता है। सो लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत बड़े बड़े प्लेटूज हैं। और प्लेटूज की बात करें तो इनमें क्या होता है, सेमी एरिड और एरिड रीजन वर्ल्ड के पाए जाते हैं ये, और फाउंड नियर द ट्रॉपिक और लेवॉर्ड साइड ऑफ द माउंटेन में भी ये पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन लोकेशन प्लेटूज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मैनी टाइप्स, बट फर्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए प्लेटूज भी है ना अपने जो ओरिजिन बेसिस पे, इनकी लोकेशन की बेसिस पे भी हम प्लेटूज को बहुत सारे भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट है इंटर माउंटेन प्लेटूज। अब इंटर माउंटेन प्लेटूज यानी ये बहुत हाई होते हैं, लार्ज होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं वर्ल्ड में पाए जाने वाले, और इनकी बात करें तो ये कम्प्लीटली एनक्लोज्ड होते हैं माउंटेन की तरफ। और प्लेटू ऑफ तिब्बत इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और ये कहाँ पे है, ये है एशिया में, और हाईएस्ट इंटरमोनेट प्लेटू इन द वर्ल्ड। यानी जो तिब्बत का पठार है वो तो वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है।
other hand, plateau of Bolivia in the Andes, Mexican plateau in North America, and Trink Basin in Asia, and Columbia Plateau in USA is the another example of these intermountain plateaus. Okay, got it? यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया. अब बात करते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेटूज. यानी कॉन्टिनेंटल प्लेटूज क्या होते हैं? इंटेंसिव टेबल लैंड विच राइज अब्रूटली फ्रॉम द बोर्डिंग लो लैंड्स फ्रॉम द सी. यानी जो प्लेटूज हैं वो पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और प्लेटू ऑफ रांची. अगर रांची के पठार की बात करें तो ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. और पटवार का प्लेटू जो कि पाकिस्तान में है आज के समय में, वो भी कॉन्टिनेंटल प्लेटूज का एक बहुत ही बेहतर उदाहरण है. लावा प्लेटू जो कि लावा से बनता है, और वोल्केनोज also form several type of plateau. और वोल्केनोज की वजह से भी इस तरीके के प्लेटूज का निर्माण होता है. So the lava plateau are formed by the fissure flows. इससे जो फ्लोज निकलता है अंदर से जो लावा, उसके द्वारा बनता है. एंड द टोटल थिकनेस एंड द एरिया कवर्ड बाय द लावा प्लेटू इज इंटेंसिव. सो द मेन एग्जाम्पल ऑफ द डेक्कन and Malwa Plateau of India and the Columbia Plateau in Northwest USA. यानी लावा के जो पठार हैं उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दक्षिण का लावा पठार और मालवा का पठार. और कोलंबिया में भी ऐसे पठार पाए जाते हैं. और प्लेटूज जो हैं ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये एक ग्रासलैंड्स का काम करते हैं. यूज फॉर द लाइफ स्टॉक रेयरिंग, जानवरों को पाला जाता है वहाँ पे. बड़े बड़े ग्रासलैंड्स बने हुए हैं यहाँ पे. और प्लेटू जो रीजन है ना, वहाँ पे माइनिंग बहुत इजीली हो पाती है. तो माइनिंग का काम भी यहाँ पे होता है. और यहाँ के लोगों का प्रमुख जो ऑक्यूपेशन होता है, जो प्रमुख काम होता है, वो माइनिंग होता है ऐसे एरियाज में. फार्मिंग भी लोग करते हैं बट लिमिटेड स्केल में करते हैं. और यहाँ पे ग्रोइंग सीजन इन अ शॉर्ट ड्यू टू हायर एलिवेशन एंड लो टेम्परेचर रहता है. और प्लेन्स की बात करें तो रिवर वैली जो हैव बीन मेड द क्रैडल ऑफ द सिविलाइजेशन फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम. आपको पता है जो रिवर वैलीज हैं उस समय में पुरानी जो सिविलाइजेशन है वो रिवर वैलीज के आसपास ही ज़्यादा पनपी थी. जैसे कि इंडस एंड गंगा वैली इन इंडिया, वांग हे एंड यांटीज वैली इन चाइना. और द अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप्ड एंड प्रॉस्पर्ड. यानी यहाँ पे बहुत सारी सिविलाइजेशन का भी डेवलप हो चुका है. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे. तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. गुड डे.